हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 32। डेविड ने सामने लगे एलईडी पर सेव हुई फुटेज प्ले कर दी थी, जिसके स्टार्ट होते ही सबकी नजरें उसी स्क्रीन पर टिक गई। वही एलिस अपनी हालत पर चिल्ला भी नहीं पा रही थी। एलिस कोई मामूली लड़की नहीं थी कि वो कुछ लोगों को संभाल ना सके, लेकिन नशे से जागने की वजह से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। साथ ही उसके कुछ करने से पहले ही विकल्प ने गुस्से में उसके हाथों को टेबल से जोड़ दिया था। वो नोकीला चाकू इतना धारदार था कि एक ही झटके में वो एलिस की हथेली को चिरते हुए टेबल में घुस गया। एलिस अपना हाथ पकड़कर तड़प रही थी, लेकिन वहां मौजूद एक भी इंसान के आंखों में तरस, दया और मेहरबानी जैसे कोई भाव दिख ही नहीं रहे थे। तभी फुटेज प्ले होने से एलिस का ध्यान भी उस पर चला गया। स्क्रीन पर वो हर हरकत दिख रही थी जो एलिस के गार्ड्स ने मृगांशी और चित्रा के साथ किए थे। साथ ही ओमजा जी और बाकी घर वालों को यहाँ उठाकर लाने से लेकर मृगांशी का प्लान करके उन लोगों को वहां से भगाने तक की फुटेज चल रही थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि मृगांशी ने विकल्प को साइड में रखी गन्स चलाने को कहा, ताकि बाहर खड़े गार्ड्स भागकर अंदर आ जाए और उन लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। प्रत्युष अपनी बेहद लाल आंखों से ये सब देख रहा था। स्क्रीन पर जैसे ही वो पलाया, जब बैजू ने मृगांशी को पकड़कर उसके दोनों बाजू फाड़ दिए और उसके रोकने पर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, वैसे ही प्रत्युष की मुट्ठियां कस गई। उसकी सिकुड़ी हुई भौहें और कसी हुई मुट्ठियां उसके गुस्से को साफ दिखा रही थी। वही चित्रा को दिया गया धक्का मृदुल के गुस्से को भी आग देने के लिए काफी था। वो दोनों ही इस वक्त एलईडी पर अपनी डार्क नजरें टिकाए बैठे थे। तभी अचानक से चित्रा के गिरने से कैमरा टूट गया, जिससे उसके आगे होने वाले कांडों की खबर किसी को भी नहीं मिली। ये सब देखकर प्रत्युष के दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि अगर उसकी कॉटन कैंडी उन दरिंदों को बीच फंसी थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसकी छोटी सी कॉटन कैंडी उन लोगों से बचकर निकल गई। ये सवाल उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वही जमीन पर पड़ी एलिस अपनी खतरनाक नजरों से स्क्रीन पर मृगांशी को देख रही थी। उसकी आंखों में मृगांशी की छवि छप चुकी थी। उसने मन ही मन एक वार्निंग टोन में कहा, गलत किया तूने। मेरे और पैंथर के बीच आकर गलती की तूने। तू जानती नहीं है कि एलिस क्या चीज है। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। तू जो कोई भी है लड़की, तुझे अगर तड़पा तड़पा कर नहीं मारा ना, तो मेरा नाम भी एलिस नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल एलिस अपनी डार्क नजरों से स्क्रीन को घूरने लगी। वही विकल्प जो अभी तक गुस्से से लाल पिला हुआ पड़ा था, वो अपनी भाभी की बहादुरी देखकर शॉक था। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसने उसी तरह से अपने मन में कहा, सोचा नहीं था कि आप ही मेरे भाई की बीवी होंगी। पर शायद भगवान ने हमें मिलाया भी इसीलिए था, ताकि हम जान सके कि आप और भाई दोनों की हमारे परिवार के प्रोटेक्टर है। भाई ने बचपन से हमारी रक्षा की और अब आप कर रही है। वो यही सब सोच रहा था कि उसके कानों में ऋषभ की आवाज पड़ी, मेरे जाने के बाद इन दोनों के साथ ये सब हुआ। प्रत्युष भाई की वाइफ के साथ ऐसी हरकत की इन लोगों ने। मैं वहां से गया ही क्यों? चाहता तो शायद उन्हें बचा लेता। सब मेरी गलती है। इतना बोल ऋषभ अपनी आंखों में गिल्ट लिए विकल्प को देखने लगा। ऋषभ ने ये बात काफी धीरे से कही थी, जिसकी वजह से उसकी ये बात पर विकल्प के कानों तक ही पहुंच पाई थी, जिस पर विकल्प ने कुछ भी नहीं कहा। तभी प्रत्युष अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से एलिस को देख बोला, तुम्हें इतनी बार कहा था कि मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो, लेकिन तुम्हारे इस दिमाग में मेरी बात नहीं आती है। आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आग से मत खेलो। इंडिया में प्रत्युष को प्रत्युष सूर्यवंशी ही रहने दो। प्रत्युष को पैंथर बनने पर मजबूर मत करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुछ पल की मेहमान बन जाएगी। इतना बोल वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, दोबारा अगर मेरे या मेरे परिवार के रास्ते में आई तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगली बार ये प्रत्युष सूर्यवंशी वार्निंग नहीं देगा, बल्कि पैंथर तेरी जान ले लेगा। इतना बोल प्रत्युष बिना एक भी पल गवाए वहां से निकल गया। उसके बाहर जाते ही सब बाहर निकल गए। वही उस स्वीट से बाहर आकर मृदुल ने किसी को कॉल कर कहा, तुम्हें अपना काम पता है, अगर कोई भी गलती हुई तो जान से मार दूंगा तुम सबको। इतना बोल मृदुल ने कॉल काट दिया
और प्रत्युष के साथ वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में ओमजा सोफे पर लाचारगी से बैठी हुई थी। उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। उनके सामने ही मृगांशी अपना सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू भरे हुए थे। वहीं रिद्धि जी बेहद गौर से ओमजा जी को देख रही थी। उन्हें देखते हुए ही रिद्धि जी के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। तभी बहुत हिम्मत करने के बाद मृगांशी आगे चलकर आए और ओमजा के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, मैं नहीं जानती आंटी जी कि इस वक्त मुझे एक माँ से क्या कहना चाहिए, पर मैं इतना जानती हूँ कि आपको इस सच से काफी दुख पहुंचा है और आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज भी है, क्योंकि आपके बेटे ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना आपको बताए ले लिया। पर आंटी जी, मैं बाबा जी की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि आप ही मेरे पति की माँ है। ये सच मुझे भी अभी अभी पता चला है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना बोल वो चुपचाप ओमजा के चेहरे को देखने लगी। वही दूर खड़ी चित्रा अपनी सर्द नजरों से मृगांशी को रोते हुए देख रही थी। वही ओमजा जी और रिद्धि जी दोनों ही मृगांशी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी मृगांशी रोते हुए आगे बोली, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और आपके बेटे के बीच दूरियां आए, इसीलिए मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। इतना बोल मृगांशी रोते हुए खड़ी हुई। तभी ओमजा जी की आवाज आए, रुको। ये सुनते ही मृगांशी के बढ़ते कदम थम गए। उसके रुकते ही ओमजा जी खड़ी हुई और रिद्धि जी को देखने लगी। उनके देखने का मतलब समझकर रिद्धि जी खड़ी हुई और वहां से अंदर की तरफ चली गई। तभी मृगांशी ओमजा जी की तरफ मुड़ी और अपना सिर झुकाए रोने लगी। उसे रोता देख ओमजा जी के चेहरे पर एक स्नेह भरा भाव आ गया और उन्होंने बेहद प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो मेरी बच्ची, अपने घर को छोड़कर। इस पर मृगांशी ने झट से अपनी पलकें उठाकर ओमजा जी को देखा, जो उसे देख बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे से ममता साफ झलक रही थी, जिससे मृगांशी के दिल में एक टीस सी उठी। तभी उसने अपनी सवालिया नजरों से ओमजा जी को देखा, जिसके देखने का मतलब समझकर ओमजा जी हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों से नाराज हूँ? अरे बेटा, जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है और वो भी मुझे बिना बताए, तो गुस्सा और नाराज तो मैं बहुत थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि उसने तुम्हें ही मेरी बहू बनाया है, तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या मेरी और मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। इतना बोल ओमजा जी ने बेहद प्यार से मृगांशी के बालों पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, तुम्हें पहली नजर देखते ही मेरी आंखों में तुम्हें अपनी बहू बनाने का सपना समा गया था, और आज जब ये सच हुआ तो मैं समझ नहीं पाई कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ? अरे पगली न, अब तो मैं तुम्हें अपने बेटों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तो इस घर से जाने का ख्याल भूल जाओ तुम, क्योंकि अब से यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ, साथ ही ये पूरा परिवार अब तुम्हारा है। तो अब अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाने का सोचना भी मत। इतना बोल उन्होंने मृगांशी को अपने गले से लगा लिया। ओमजा जी के गले लगते ही मृगांशी के आंखों में समाये आंसू लुढ़ककर गाल पर आ गए। उसके दिल को किसी अपने के होने का एहसास हो रहा था। वही दूर खड़ी चित्रा भी अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी। ये सब देखते हुए उसकी आंखों के सामने कुछ चल रहा था। उसके आंखों के सामने एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी और कोई उस पर लगातार कोड़े बरसा रहा था। उस कोड़े की बेजोर ताकत के सामने वो लड़की चीख भी नहीं पा रही थी। ये सब देखते हुए चित्रा के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और इधर उधर देखने लगी, जहां अंदर से रिद्धि जी मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ आ रही थी। उनके हाथों में एक बड़ी सी थाली मौजूद थी, जो एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी। उस थाल को देख चित्रा रोते हुए भी मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे से लग रहा था मानो कि उसके ऊपर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई हो। उसके चेहरे पर मृगांशी को खुश देखकर खुशी थी। वही ओमजा जी जब मृगांशी से अलग हुई तो उन्होंने प्यार से उसे देख कहा, अरे पगली, अपनी माँ को छोड़कर जाने की बात कर रही है। जानती है, आज पहली बार मुझे प्रत्युष की पसंद पर नाज हो रहा था।
इस पर मृगांशी भी रोते रोते मुस्कुरा दी। तभी रिद्धि जी वहां वो थाल लेकर पहुंची और मुस्कुराते हुए मृगांशी को देख बोली, ये लो बेटा, ये हम दोनों की तरफ से शादी के बाद तुम्हारा पहला नेक। जाओ और जाकर इसे पहन लो। इतना बोल उन्होंने वो थाल मृगांशी के हाथों में रख दिया। वही सब कुछ ठीक देखकर चित्रा धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपने मन में बोली, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो मृगा, मुझे अब जाना चाहिए। इतना बोल वो पीछे मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से रिद्धि जी की आवाज चित्रा के कानों में पड़ी, बेटा न तुम कहाँ जा रही हो। ये सुन चित्रा के बढ़ते कदम अपनी जगह पर थम गए और वो पीछे मुड़कर उन सबको देखने लगी। वही रिद्धि जी की बात सुनकर ओमजा जी और रिद्धि जी का ध्यान भी चित्रा पर चला गया। चित्रा को बाहर जाता देख मृगांशी बोली, तुम कहाँ जा रही हो। इस पर चित्रा फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, और कहाँ जाऊंगी पागल, अपने छोटे से आशियाने में जा रही हूँ। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए उन सबको देखने लगी। वही उसकी बात मृगांशी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि तभी रिद्धि जी ने कहा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा। इस पर चित्रा और मृगांशी दोनों ही उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। उन दोनों के इस तरह देखने से ओमजा जी और रिद्धि जी दोनों ही स्माइल करने लगी। फिर मुस्कुराते हुए रिद्धि जी बेहद प्यार से बोली, बेटा हम इतना तो तुम दोनों के बारे में जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, और मृगांशी बेटा के यहाँ रहने से तुम अकेली पड़ जाओगी। इसीलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि आज से आप ही यही हमारे साथ इस पैलेस में रहेंगी। इतना बोल रिद्धि जी चित्रा को देख मुस्कुराने लगी। वही उनकी बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरान थी। तभी चित्रा ने छूटते ही कहा, नहीं आंटी जी, ये आप क्या कह रही है। ये मेरी दोस्त का ससुराल है, मैं यहाँ उसके और आप लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ। नहीं, ये सही नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मृगांशी या आप में से किसी को भी कोई तकलीफ हो। तो प्लीज आप मुझे यहाँ रहने के नहीं मत कहिए। इतना बोल चित्रा वापस पीछे मुड़ जाने लगी। तभी रिद्धि जी बोली, बेटा हमारे घर में कोई बेटी नहीं है इस वक्त, हम दोनों अकेले इस बड़े से घर में रहते हैं। अगर आप दोनों यही हमारे साथ रहेंगी तो हमारा मन भी लगा रहेगा और हमें हमारी बेटियों की कमी भी महसूस नहीं होगी। और अब इससे आगे मैं और कोई बहस नहीं चाहती, आप दोनों यही हमारे साथ रहेंगी। इतना बोल वो चित्रा को देखने लगी। वही चित्रा के उसके साथ रहने की बात सुनकर मृगांशी किसी छोटे बच्चे की तरह चाहते हुए बोली, हाँ ना आंटी जी सही कह रही है, तुम भी हमारे साथ रहो। तभी ओमजा जी ने पीछे से मृगांशी के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे बुद्धू लड़की, आंटी नहीं माँ बोलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी, पर उनकी ये बात सुन मृगांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। पर उसके ये बदलते एक्सप्रेशन किसी के देखने से पहले ही चित्रा ने छुपा दिए। उसने कहा, ठीक है आंटी जी, मैं आप लोगों के साथ यही रहूंगी। ये सुन सब खुश हो गए और उन्हें ऊपर जाकर कपड़े बदलने को बोलकर वो दोनों भी अपने अपने कमरे में आ गई। वही अब काफी रात हो चुकी थी। मृदुल और प्रत्युष दोनों गाड़ी में बैठ ब्लू डायमंड पैलेस के लिए निकल चुके थे। प्रत्युष अपनी आंखें बंद किए अपने सिर को सीट से टिकाए बैठा था और मृदुल ड्राइव करते हुए बार बार प्रत्युष को देख रहा था। उसे देख लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन प्रत्युष को पैंथर के मूड में देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। तभी प्रत्युष आंखें बंद किए ही कड़क लहजे में बोला, जो बोलना चाहते हो जल्दी बोलो, पर ये अपनी चुड़ैलों जैसी नजरों से मुझे बार बार मत देखो। इतना बोल अब जाकर प्रत्युष ने अपनी आंखें खोलकर मृदुल को देखा, जिसने गाड़ी की ब्रेक मार दी थी और उसे ही मुंह फाड़े देख रहा था। उसे इस तरह मुंह फाड़े देख प्रत्युष की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी कठोर आवाज में मृदुल को देखते हुए कहा, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो मुझे बताओ, वादा करता हूँ कुछ ही सेकंड्स में मैं तुम्हारी इस बेकार सी बॉडी से तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनते ही मृदुल ने अपना मुंह झट से बंद कर लिया और प्रत्युष को देखते हुए बोला, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, और तू मुझे ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। पर अब तुझे क्या ही बोलूं, छोड़ ये सब और मेरी बात सुन। तेरी उस मटेरियस लड़की के बारे में कुछ पता चला है। इतना बोल वो मृदुल के चेहरे को देखने लगा। वही जब प्रत्युष ने मृदुल की बात सुनी तो वो झट से बैठ गया और मृदुल को देख बोला,
क्या पता चला तुम्हें उसके बारे में? कौन है वो? कहाँ से आए हैं? और अब कहाँ है? उसके लगातार इतने सवाल सुनकर मृदुल बिल्कुल सीरियस होते हुए बोला, तू जानता है ना कि तू किस लड़की को ढूंढ रहा है? तुझे पता है ना कि जिस गोली से तू उस दिन मरने वाला था, वो चलाने वाली भी वही लड़की थी। ये सुन प्रत्युष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपने खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ मृदुल को देखते हुए कहा, मारने की कोशिश करने वाली, लेकिन बचाने वाली भी वही है। उसे ढूंढने का भी यही मकसद है कि आखिर उसने उस दिन गोली क्यों और किसके कहने पर चलाई थी, और अगर मार ही दिया था तो उन दोनों ने मुझे बचाया क्यों? इतना बोल प्रत्युष एक गहरी याद में खो गया। आखिर प्रत्युष किस लड़की की बात कर रहा था? कौन थी वो जिसने प्रत्युष को मारा भी और बचाया भी? किन दोनों को ढूंढ रहे हैं प्रत्युष और मृदुल? क्या होगा जब प्रत्युष और मृदुल को पता चलेगा मृगांशी और चित्रा के ब्लू डायमंड पैलेस में रहने की बात? क्या होगा इस कहानी में? सवाल बहुत है लेकिन अभी जवाब एक भी नहीं। पर इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।